ओके, तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, उसका एक वन शॉट। तो चैप्टर 2 का वन शॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पर फर्स्ट पार्ट में पोटेंशियल पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में कैपेसिटेंस। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट विदाउट एक्सिलरेशन। यानी किसी भी चार्ज को, मान लो ये एक पॉइंट चार्ज है, तुमसे बहुत दूर है, तुम्हें उसको खींच के यहाँ तक लेके आना है। तो यहाँ तक लेके आने में जितना काम करना होगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल। ये कब पोटेंशियल कहा जाएगा वर्क डन को? जब ये एक टेस्ट चार्ज होगा, यानी वन कॉलम होगा। सेकेंडली, ये यहाँ पे वर्क डन तभी करना होगा जब यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे अपोज कर रहा हो। तो यहाँ पे समथिंग शुड बी अपोजिंग मी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है एक और पॉजिटिव चार्ज का। तो इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, पर मैं उल्टा लेके आ रहा हूँ, तो आई एम डूइंग सम वर्क। तो दैट वर्क डन विल बी काउंटेड एज पोटेंशियल जब ये वाला चार्ज वन कॉलम का होगा। तो हमने यहाँ पे एक चार्ज कंसिडर किया है, ये वाला प्लस क्यू। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जा रहा है ऐसे, इससे दूर। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया था क्यू नॉट, जो तुम्हारा टेस्ट चार्ज है। तो फिलहाल के लिए हम क्यू नॉट मान के चलते हैं। क्यू नॉट पहले यहाँ पे था, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्यू नॉट भी पॉजिटिव है, तो ये रिपेल होते होते क्यू तक चला गया, फिर ये रिपेल होते होते यहाँ पे आ गया। इस पॉइंट पे इस पे फोर्स कितना लग रहा है हमें पता है। कॉलम्स फोर्स इक्वल्स टू ऑब्जर्विंग चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है? क्यू नॉट ई। अब क्वेश्चन, तुम्हारा डेफिनेशन कह रहा था इसी चीज को मूव कराना है विदाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब जीरो होता है? एक्सेलरेशन विल बी जीरो व्हेन फोर्स इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज फोर्स इज नथिंग बट एम इनटू ए। तो अगर एफ जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा, बिकॉज मास कैनॉट बी जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो करना है तो हमें क्या करना होगा? इसके इक्वल फोर्स उल्टा लगाना होगा। तो हम इसी के इक्वल एग्जैक्ट सेम क्यू नॉट ए का एग्जैक्ट सेम फोर्स ठीक इसके उल्टा लगा देंगे यहाँ पे। इससे क्या होगा? जैसे ही हम क्यू नॉट ए का एग्जैक्ट ऑपोजिट यानी माइनस क्यू नॉट ए लगाएंगे, तो ये वाला फोर्स कैंसिल हो जाएगा, और जब फोर्स कैंसिल होगा तो एफ विल बी जीरो और एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया? फिर दोनों एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा दिया, एफ इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट ई। इसके बाद ये फोर्स लगाने के बाद हमारा जो पार्टिकल है, इट विल कीप ऑन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्योंकि तुमने एक्सेलरेशन जीरो किया है, बट पार्टिकल अभी भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करता जाएगा जिस डायरेक्शन में पहले जा रहा था। पार्टिकल पहले भी ऐसे जा रहा था, अभी ऐसे ही जाएगा, बट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, माने जीरो एक्सेलरेशन। तो ये हो गया हमारा डायग्राम का प्रूफ करने के पहले के कुछ कंडीशंस। अब और क्या क्या कर सकते हैं? ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर है। ये ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे डिस्टेंस है आर। तो हमें पहले से पता है यहाँ पे फोर्स हमने कितना लगाया है एक्सटर्नल ने, माइनस क्यू नॉट ई। तो एफ एक्सटर्नल हमारा कितना हो गया? एक्सटर्नल ने कितना फोर्स लगाया है? एक्सटर्नल यानी तुमने। ये वाला फोर्स किसने लगाया था? सर ये तो इसने लगाया था, ये रिपेल कर रहा था। तो ये किसने लगाया? ये तुमने लगाया है, एक्सटर्नल ने। क्यों? ताकि इसको कैंसिल कर सके। तो एफ एक्सटर्नल कितना हो गया? माइनस क्यू नॉट ई। अब हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन हम सबको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ करेक्शंस यहाँ पे कर लो। वर्क डन हम सबको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये माइनस साइन यहाँ पे नहीं चाहिए। वर्क डन हम सबको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ डॉट डी आर, जब ये एफ डॉट डी आर होगा तो एफ की जगह कितना डालेंगे? क्यू नॉट ई। डॉट डी आर की जगह कितना डालेंगे? डी आर। अब जब इनका डॉट प्रोडक्ट होगा तो आगे वाला स्टेप क्या होता है? इसका मॉड। आगे वाला स्टेप होता है इसका मॉड कॉस थीटा। तो जैसे इसका मॉड लगाएंगे वहाँ पे माइनस जो था वो गायब हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ मेरे पास क्यू नॉट ई और डी आर का मॉड डी आर। और क्यू नॉट और डी आर के बीच में एंगल कितना है, ज़रा आओ चेक करते हैं। तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था इस डायरेक्शन में, और मैं कह रहा हूँ कि बॉडी अब भी मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। और ये बॉडी उल्टा क्यों मूव कर रहा है? इसके लिए मैंने क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि एक्सेलरेशन जीरो, यानी तुम्हारा वेलोसिटी अगर 10 है तो वो 10 ही मेंटेन कर रहा है। तो तुम एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये नहीं होता कि बॉडी रुक जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो है यानी बॉडी फिर भी मूव कर सकता है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बढ़ेगा नहीं वेलोसिटी, बट जो है वही रहेगा।
तो इस पर्टिकुलर केस में एक्सटर्नल ने फोर्स लगाया है इधर, और बॉडी फिर भी चल रहा है इसी डायरेक्शन में, वो कंटिन्यू चल रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 180, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक 180 डिग्री के, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया cos 180। cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला बन गया -Q0e/dr। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहाँ पे सर? पी पॉइंट पे निकालना है। पी पॉइंट का डिस्टेंस हमने कितना लिया था? पी पॉइंट का डिस्टेंस हमने लिया था आर, पी पॉइंट का डिस्टेंस लिया था आर, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E इक्वल्स टू के सोर्स चार्ज यानी Q डिवाइडेड बाय तुम्हारे और सोर्स चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तुम्हारे और सोर्स चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? R, तो आर स्क्वायर, यानी के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसको हम के बोलते हैं, इसको हम के बोलते हैं, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ गया इक्वेशन। इसको सजा के हम ऐसे लिख लेंगे, बट ये तो छोटा वर्क डन है, सिर्फ कहाँ से कहाँ तक? डी आर बस क्यू से पी तक का है, तो हमें सिर्फ क्यू से पी तक का वर्क डन मिला है, बट हमें टोटल वर्क डन चाहिए इन्फिनिटी से यहाँ तक का, हमें पूरा वर्क डन चाहिए, एक बार इन्फिनिटी से शुरू करके पूरा यहाँ तक का, बट ये तो बस इस पॉइंट का निकाला है हमने, डी आर तो यहाँ तक का था, तो हम टोटल कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। सो वी विल डू इंटीग्रेशन, कहाँ से शुरू करना है इंटीग्रेशन? किसका कर रहे हैं? एक्सटर्नल का। ध्यान रखना, एक्सटर्नल फोर्स का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एक्सटर्नल का टारगेट क्या है? इन्फिनिटी से शुरू करना है, एक्सटर्नल फोर्स का टारगेट है इन्फिनिटी से शुरू करके ए तक लेके आना है, वही हमारा डेफिनेशन कह रहा है। तो शुरू करेंगे कहाँ पे? इन्फिनिटी पे, ख़त्म करेंगे कहाँ पे? ए पॉइंट पे। इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है, ए पॉइंट का डिस्टेंस को लिखा हमने आर ए अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है अकॉर्डिंग टू डायग्राम? आर ए। तो ये आ गया ए पॉइंट का डिस्टेंस आ रहे, ऊपर का इक्वेशन हमने यहाँ पे बिठा दिया, जो जो कांस्टेंट है सब बाहर जाएंगे, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज हो रहा है, तुम आगे जाओ पीछे जाओ चार्ज का वैल्यू थोड़ी चेंज हो रहा है, तुम यहाँ पे जाओ तो भी ये क्यू है, तुम क्यू नॉट हो, तुम यहाँ पे जाओ तो भी ये क्यू है, तुम क्यू नॉट हो, चार्ज का वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, चेंज डिस्टेंस में हो रहा है। तो अंदर बच गया r⁻², dr, r⁻² कैसे आया? यहाँ पे 1/r² है, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2, r⁻² का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन का आंसर होता है पावर +1, यानी -2 + 1 हो गया -1 डिवाइडेड बाई सेम नंबर, तो पावर में जितना होगा उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। फिर यहाँ पे लिमिट बिठाएंगे, हमें कहाँ से कहाँ तक करना है? इन्फिनिटी से आर ए तक, एक बार अपर लिमिट आएगा एक बार लोअर लिमिट आएगा, ठीक है। तो ये अंदर जो माइनस है उसको बाहर ले जाएंगे, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 1/r इन्फिनिटी से आर ए, एक बार अपर लिमिट आ गया आर ए माइनस, एक बार लोअर लिमिट इन्फिनिटी माइनस, बाई फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट आ गया माइनस फिर लोअर लिमिट, 1/∞ इज 0, तो आंसर बन गया ये वाला। तो हमें वर्क डन का एक नया फॉर्मूला मिल गया, वर्क डन इज नथिंग बट तो फिर हमें वर्क डन का जो फॉर्मूला मिला है वो कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एक क्यू मिसिंग है, ठीक है, ये क्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर ए, ये आ गया हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला। तो हमने कहा कि हमें पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल कब होता है? एक बाई डेफिनेशन पोटेंशियल हम तभी ले सकते हैं जब हम क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज मानेंगे, तो हम क्यू नॉट का वैल्यू 1 कॉलम मान देते हैं, जैसे यहाँ पे 1 बिठाओगे आंसर हो गया, इस यहाँ पे क्यू होगा, ध्यान देना। आगे जाओ, पोटेंशियल का यूनिट, पोटेंशियल का यूनिट होता है 1 वोल्ट, वोल्ट होता है जूल कॉलम, ठीक है। ध्यान रखना पोटेंशियल के फॉर्मूला में नीचे आर है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में नीचे आर स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में नीचे आर स्क्वायर है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है इसमें नीचे आर स्क्वायर है। तो जब हम इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ इस तरह से दिखेगा, ये आ गया ग्रे वाला लाइन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, वी वाला लाइन हो गया पोटेंशियल का। ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लाइन ज़्यादा स्टीप है, यानी ज़्यादा ऊंचा है, ज़्यादा ऊपर जा रहा है, क्यों? या फिर ज़्यादा खड़ा है, क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर से रिलेटेड है, तो क्योंकि आर स्क्वायर से रिलेटेड है तो ये ज़्यादा स्टीप होगा कंपेयर टू पोटेंशियल जो सिर्फ आर से रिलेटेड है, 1/r, ठीक है। दिस इज जस्ट वन शॉट। तो आगे आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, तो हमें किसी भी पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमने एक डाइपोल चूज कर लिया, -q +q दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लिया हमने a ट्वाइस से, यानी यहाँ तक a और यहाँ तक होगा और a, यहाँ पे एक पॉइंट चूज किया P जो सेंटर से डाइपोल के बीच में से कितने डिस्टेंस दूर है? r डिस्टेंस दूर है, इसका नाम A, इसका नाम B। अब हम करेंगे आगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने क्या क्या किया था? हमने कंस्ट्रक्शन किया था
यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे डालेंगे, ये बी से परपेंडिकुलर एन में एक कंस्ट्रक्शन होगा, ए से परपेंडिकुलर यहाँ पे डालेंगे और ओ जो यहाँ तक था उसका एम तक एक्सटेंड करेंगे। तो 3 कंस्ट्रक्शन हुआ है, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ओ से एम तक एक्सटेंड कर दिया। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब हमें पोटेंशियल निकालना है ए के लिए पी पॉइंट पे। ए के लिए पी पॉइंट पे निकालेंगे, उसका नाम देंगे वी ए। पोटेंशियल का फॉर्मूला था के क्यू बाई आर, जो अभी अभी हमें ऊपर प्रूफ किया है, के क्यू बाई आर। यहाँ पे के तो कांस्टेंट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। क्यू चार्ज कौन है मेरा, माइनस क्यू, तो यहाँ पे आ गया माइनस क्यू। और तुम्हारे और चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, पी ए। सिमिलरली बी पॉइंट के लिए निकालेंगे, यहाँ पे चार्ज क्या है प्लस क्यू और डिस्टेंस तुम्हारे और चार्ज के बीच में कितना है, बी पी। तो ये आ गया 2 पोटेंशियल। और हमें निकालना है नेट पोटेंशियल, नेट होता है V1 प्लस V2, तो दोनों को ऐड कर दिया, जो जो कॉमन है बाहर ले लिया, अंदर रह गया दिस। अब अगर इस ट्राइंगल में जाओगे तो हमने माना है छोटा सा ट्राइंगल है, हमने यहाँ पे इस एंगल को थीटा लिया है, ये थीटा तो ये भी थीटा और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हमने यहाँ पे निकाला कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो जब यहाँ पे हम कॉस थीटा निकालेंगे या फिर यहाँ पे कॉस थीटा निकाल दो, एक ही बात है, बोथ आर कॉस थीटा। तो क्योंकि यहाँ पे हमने नीचे वाले ट्रायंगल को चूज किया है तो हम यहाँ पे नीचे के लिए निकालेंगे, तो ऊपर के लिए निकालो, इट विल हैव द सेम आंसर। ये हो गया cos थीटा, बेस हो गया मेरा ओ एम, बाय हाइपोटेन्यूज हो गया मेरा ओ ए। तो cos थीटा इक्वल्स टू ओ एम बाई ओ ए। ओ एम तो ओ एम है, ओ ए का वैल्यू हमें पता है ए, तो हमने यहाँ पे ए डाल दिया, यहाँ से हमें मिल गया ओ एम इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। अगर साइड चेंज करेंगे तो ए को उधर भेज दो, तो ओ एम इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। अब ये इन केस ऑफ लेंथ ऑफ द डाइपोल इज वेरी स्मॉल, अगर लेंथ ऑफ द डाइपोल बहुत छोटा रहेगा, लेंथ ऑफ द डाइपोल यानी ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर बहुत छोटा रहेगा, तब बाय जियोमेट्री ये P से B तक का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू P से N तक का डिस्टेंस, और ये P से A तक का डिस्टेंस, P से A तक का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू P से M तक का डिस्टेंस। ठीक है, बिकॉज बाय जियोमेट्री हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो जहाँ जहाँ परपेंडिकुलर टच करेगा वहाँ से वहाँ तक सेम होगा। जैसे P से B तक, P से B विल बी इक्वल टू P से N, P से A विल बी इक्वल टू P से M। तो हमने यहाँ पे नीचे लिख लिया कि P से M विल बी वेरी इक्वल टू ईच अदर। अब P से M को हम लिख सकते हैं PO प्लस ओ एम, डायग्राम में देख लो, P से M को PO प्लस ओ एम लिख सकते हैं। PO का वैल्यू तो बाई इक्वेशन R गिवन है, OM हमने अभी अभी निकाला है cos थीटा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं PB के लिए R माइनस ए cos थीटा। क्यों, सिंपल है, PB इक्वल्स टू PN। PN को लिख सकते हैं OP या फिर PO, PM को लिख सकते हैं PO माइनस NP, NP नहीं सॉरी, PO माइनस ON, PO माइनस ON। PO का वैल्यू बाई क्वेश्चन आ रहा है माइनस वो, मैंने अभी अभी कहा था ना तुम्हें कि OM एंड OM आर द सेम थिंग बिकॉज एंगल सेम है, ये सेम है, दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो OM तुम्हारा आ रहा था a cos थीटा, तो ON कितना आएगा a cos थीटा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला और ये वाला। तो हमने यहाँ पे मिल गया हमें माइनस आर माइनस ए cos थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज ऊपर जाके पुट कर देंगे यहाँ पे PB और PA की जगह, तो इसके मिल गया आर माइनस ए cos थीटा, इसको मिल गया आर प्लस ए cos थीटा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आर माइनस ए cos थीटा नहीं है, तो यहाँ पे आर प्लस ए cos थीटा नहीं है, तो आर प्लस ए cos थीटा मतलब एलसीएम जैसे लेते हैं, तो हमने यहाँ का एलसीएम ले लिया, माइनस साइन यहाँ पे है तो इसका साइन चेंज होगा, तो 2 आ गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल, तो बच गया ट्वाइस ए cos थीटा। क्यू इंटू ट्वाइस से बन जाता है डाइपोल मोमेंट, Q इंटू ट्वाइस है इज डाइपोल मोमेंट, चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ए ट्वाइस है, तो चार्ज इंटू चार्ज के बीच का डिस्टेंस इज डाइपोल मोमेंट, तो हमने उसको लिख लिया P। तो ये बन गया 1/4 P cos थीटा बाई दिस। अब अगर ये P लाई करेगा ऑन द एक्सियल लाइन तो देखते हैं क्या होता है जब P लाई करेगा ऑन द एक्सियल लाइन। तो ध्यान से यहाँ पे देख लो, इसमें बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर इस P पॉइंट को यहाँ से, ये एंगल थीटा है, अगर इस P पॉइंट को मैं खींचते खींचते यहाँ पे नीचे लेते आ जाऊँ, खींचते खींचते P पॉइंट को मैं यहाँ पे लिटा दूँ, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। P वहाँ से खींच के नीचे आ जाएगा तो थीटा बनेगा 0। जब थीटा 0 डालेंगे हम कॉस थीटा की जगह, जब यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डालेंगे तो कॉस 0 इज 1, तो फॉर्मूला बचेगा ये वाला।
यहाँ पे भी तो cos 0 1 बैठेगा ना, तो ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम निकालेंगे व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, अगर इक्वेटोरियल लाइन पे होगा तो क्या होगा, सिंपल है। इस बार पॉइंट पी को खींच खींच के हम यहाँ पे लेके जाएंगे ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये थीटा कितना हो जाएगा, थीटा विल बिकम 90 डिग्री। तो हम थीटा की जगह 90 बिठाएंगे, जैसे ही थीटा की जगह 90 बिठाओगे cos 90 इज 0, तो आंसर होगा 0। अगला प्रूफ है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इसका मतलब होता है ग्रेडियंट यानी स्लोप। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है एज ए स्लोप ऑफ पोटेंशियल। तो ये बेसिकली होता है कि अगर v वर्सेस r का कोई ग्राफ हो, तो इस ग्राफ का जो भी स्लोप होगा, यानी स्लोप क्या होता है, y एक्सिस बाई x एक्सिस, यानी v बाई r, वो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। दैट इज व्हाट दिस लाइन इज सेइंग। तो इसको फिजिकली प्रूफ करके देखते हैं। तो हमारे पास दो सरफेसेस हैं, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इनके बीच से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है। इन दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया डी आर, इन दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस मान लो डी आर। यानी तुम्हारा पहला सरफेस ऐसा है, दूसरा सरफेस ऐसा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी आर। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ऐसा ई। एक सरफेस और इस सरफेस के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है dv। इन सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस dv का मतलब क्या है, अगर इसका पोटेंशियल 50 है, इसका 30 है, तो dv का वैल्यू हो गया 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सर्फेसेस, डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेसेस dr, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया e। यहाँ तक हमें सब कुछ हमने डायग्राम, तो ये आ गया तुम्हारा बेसिक डायग्राम। तो बेसिक डायग्राम इज नथिंग बट टू प्लेट्स, मान लो दो बुक या दो कॉपीज रखा हुआ है पैरेलल, और दोनों के बीच में से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चीरता हुआ जा रहा है। दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने लिया है डी आर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ई। और एक प्लेट का पोटेंशियल मान लो 50 वोल्ट है, दूसरे का पोटेंशियल मतलब मान लो 30 वोल्ट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 20 वोल्ट। अब आओ प्रूफ में, बहुत सिंपल प्रूफ है, ध्यान से देख लो। तो यहाँ पे हमने एक चार्ज लिया प्लस क्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जा रहा है उससे दूर, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाता है। एक एक और चार्ज लिया हमने क्यू नॉट, तो क्यू नॉट पहले यहाँ पे था, फिर धक्का खा के यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ से धक्का खा के यहाँ पे आ चुका है। इस पॉइंट पे क्यू नॉट पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई। हमें एक्सेलरेशन जीरो करना है, तो हम इक्वल फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लगाएंगे, इससे फोर्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस क्यू नॉट ई। अब एक्सेलरेशन हो चुका है जीरो, पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, अभी बिना एक्सेलरेशन के भी यहाँ से यहाँ ही जाता रहेगा, ये इसी डायरेक्शन में जाता रहेगा। तो Q से P पे आने पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है dr, एक्सटर्नल का फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। अब एक सिंपल क्वेश्चन, पोटेंशियल का डेफिनेशन कहता था किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से खींच के लाना। अगर हमें इन्फिनिटी से कोई भी चीज़ को खींच के लाना है, तो यहाँ पे आने में कम मेहनत होगा कि यहाँ पे आने में कम मेहनत होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे कम काम करना होगा। यहाँ पे हमें यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। काम ज़्यादा यानी पोटेंशियल तो काम ही होता है। तो यहाँ पर का पोटेंशियल अगर v प्लस डी वी है, तो यहाँ का पोटेंशियल p पॉइंट का पोटेंशियल सिर्फ v है, यानी p और q के बीच बीच में q p से dv ज़्यादा है। dv एक छोटा सा वैल्यू है, मान लो इसका पोटेंशियल है 5, तो इसका पोटेंशियल है 5.5, तो dv हो गया 0.5, यानी ये 5 से कितना ज़्यादा है, 0.5 ज़्यादा है। और ये होगा भी क्योंकि तुम्हें इन्फिनिटी से खींच के लाना है, इन्फिनिटी इधर होता है, खींच के यहाँ से लाओगे तो इधर अगर 5 का काम कर रहे हो, यहाँ पे 5.5 का काम करना होगा, थोड़ा ज़्यादा, बिकॉज डिस्टेंस थोड़ा और से बढ़ चुका है। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गए, क्यू का पोटेंशियल हमने ले लिया v प्लस डी वी, और p का पोटेंशियल हमने ले लिया v, q थोड़ा ज़्यादा होगा v से। अब हमें पता है पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, कौन सा चार्ज, ऑब्जर्विंग चार्ज। तो हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्यू नॉट को। तो क्योंकि P से Q डिस्टेंस छोटा है, तो वर्क डन भी छोटा होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल यानी V प्लस डी वी माइनस वी डिवाइडेड बाई वर्क डन बाई ऑब्जर्विंग चार्ज, यहाँ से हमें मिल गया ये काटने के बाद डी वी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे जाएंगे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में हमने जो पहले क्वेश्चन में किया था कि हमने फोर्स निकाला था, वही हम फिर से करेंगे, हम वी विल फाइंड द फोर्स। देखो फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल का फोर्स कितना, यानी तुमने कितना लगाया था, हमने माइनस क्यू नॉट ही लगाया था,
वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम आगे प्रूफ करेंगे, जो हमें फॉर्मूला पहले से पता है कि वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स ये बन गया, डिस्प्लेसमेंट ये बन गया, माइनस मत लो, एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू नॉट ई, डी आर इक्वल्स टू डी आर। अब जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे मॉड आ जाएगा, मॉड से माइनस ऐसे भी गायब हो जाएगा, डी आर तो का मॉड डी आर रहेगा। दोनों के बीच में एंगल कितना था, 180 डिग्री, तो ये हो गया कॉस 180, कॉस 180 इज -1, तो माइनस सामने आ गया, मिल गया हमें डी डब्ल्यू यानी वर्क डन। अब इस नए वर्क डन के फॉर्मूला को हम यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर एक छोटा सा चीज़ कर सकते हैं, क्या कि इधर के क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ भेज दो, सिंपल। ये जो क्यू नॉट दिख रहा है तुम्हें, इस क्यू नॉट को यहाँ से इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू माइनस ई बाई डी आर। ये बन गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड इज सेम। देखो इसका ये वाला वैल्यू, इसका ये वाला वैल्यू सेम है, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। तो डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, यहाँ से डी आर का साइड चेंज करके इधर लेके चले गए, तो ई इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर। ये आ गया फॉर्मूला। ये कब वैलिड है, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर इज इन सेम डायरेक्शन। ध्यान रखना, ये तभी वैलिड होगा, और किसी भी केस में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। उस वाले बाकी केसेस में क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बाकी केसेस में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा वी इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर, यानी ई आर कॉस थीटा। बाकी केसेस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर ई और आर सेम डायरेक्शन में है तभी हम ये यूज़ कर सकते हैं, माइनस होगा बट माइनस ऑटोमेटिक आएगा। तो डीवी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी बताया। डी आर हमने कहा था तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस टिप्स। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे पोटेंशियल कम होता जाता है, यानी अगर पोटेंशियल यहाँ पे 50, ओके। तो नेक्स्ट आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसी डायरेक्शन में कम होता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू घटता रहता है, ठीक है। और ये ऑब्वियस भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे जा रहा है तो चार्ज को इसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें वर्क डन का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। वर्क डन किधर करना होगा, उल्टा लाने में, यानी इसके अगेंस्ट जाने में ही हमें काम करना पड़ता है। तो एक्सटर्नल का वर्क डन उसके अगेंस्ट में होता है, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन कम होता जाता है, एक्सटर्नल का वर्क डन कम होता जाता है, बिकॉज उस डायरेक्शन में वर्क डन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कुछ ऐसा बात हो गया कि अगर नदी इधर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे अगर नाव डाल दोगे यानी बोट, तो वो ऑटोमेटिकली इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। उल्टा ले जाने में तुम्हें वर्क डन करना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में काम नहीं करना पड़ता, इसीलिए वर्क डन कम होता है, इसीलिए पोटेंशियल धीरे धीरे घटता रहता है। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है। यूनिफॉर्म फील्ड, अगर इस तरह का कोई फील्ड हो जो यूनिफॉर्म है, पैरेलल टू ईच अदर, वहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंसेस विल ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। तो इसके बीच में जितना होगा इसके बीच में उतना होगा, यहाँ उतना ही होगा। दे आर मोर क्राउडेड इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, जहाँ पे फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पे फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पे द सर्फेसेस विल बी क्लोज, फिर धीरे धीरे स्पेस आउट होंगे। ये सर्फेसेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते कभी, दे कैन बी अ प्लेनर शेप, स्फेरिकल शेप, और इस डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इनका डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता रहता है, बस उतना ही है, उसे याद रखना, एग्जाम पे लगेगी। वर्क डन ऑन ए चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो, बिकॉज अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल है यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम है तो वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा वी इंटू चार्ज, और डेल्टा वी इज चेंज इन पोटेंशियल। जब दोनों पोटेंशियल का वैल्यू सेम है तो जैसे इन दोनों का डिफरेंस लोगे आंसर आएगा जीरो, जीरो इंटू क्यू जीरो। अगर ये 50 वोल्ट है तो ये भी 50 वोल्ट है, 50 माइनस 50 इज जीरो इंटू क्यू। तो वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा जीरो होता है। Potential inside a conducting sphere and or a shell is same as above, same and have the value as same as that of the surface, यानी ए पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर जिसके अंदर चार्ज मूव कर सकते हैं, ऐसे स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होगा उसका वैल्यू सेम होगा एज दैट ऑफ द सरफेस। तो सरफेस में जितना पोटेंशियल होगा अंदर उतना ही होगा, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ अंदर का पोटेंशियल सेम रहता है, यानी पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड ए सरफेस।
सो अगर dv बाई डी आर इक्वल्स टू जीरो, तो एस ई इक्वल्स टू जीरो इन साइड ए सरफेस, हमें पहले ही पता है किसी भी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। तो अगर ई का वैल्यू जीरो है तो dv बाई डी आर इक्वल्स टू जीरो, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसका मतलब v इज कांस्टेंट। ये एक फॉर्मूला है फॉर नॉन कंडक्टिंग का पोटेंशियल निकालने के लिए, ये डायरेक्ट सीख सकते हो। ये नोट बोर्ड्स में नहीं चाहिए, एंट्रेंस में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आगे आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे एक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इक्वली इक्वली स्पेस्ड है और पैरेलल है। तो फिर इस माइनस क्यू पे माइनस क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है तो यहाँ पे होगा प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। माइनस क्यू इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो फोर्स इधर लगेगा क्यू नॉट ई। ये प्लस क्यू माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा तो फोर्स इधर लगेगा क्यू ई, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल है। तो इस पे आएगा टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होगा पी ई साइन थीटा। लास्ट चैप्टर में ये थोड़ी मतलब लास्ट चैप्टर में ये प्रूफ हो चुका है, टाव इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। तो हमें वर्क डन निकालना है, क्योंकि ये मोशन रोटेटिंग है। तो रोटेटिंग मोशन में फोर्स बन जाएगा टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा एंगल। तो जो हम कह रहे थे ना कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो बन जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। अब टाउ की जगह लिखेंगे पी साइन थीटा, डी थीटा। बट ये तो छोटा वर्क डन है, हमें पूरा वर्क डन चाहिए। पूरा वर्क डन के लिए करेंगे इसको इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन शुरू होगा, मान लो कि ये पहले था एंगल थीटा वन में, फिर यहाँ से रोटेट होते होते कुछ ऐसे हो चुका है तुम्हारा डाइपोल। यहाँ से रोटेट होते होते डाइपोल का सिचुएशन कुछ ऐसा हो चुका है। तो अभी वो पहले थीटा वन में था, पहले तुम्हारा डाइपोल थीटा वन में था। अभी ये जो नया एंगल बनेगा, दैट न्यू एंगल विल बी कॉल्ड थीटा टू। तो डाइपोल कहाँ से कहाँ पे गया है, थीटा वन से लेके थीटा टू तक पहुँच गया है। तो इस मोशन को हम इसमें डालेंगे लोअर लिमिट में, थीटा वन से लेके थीटा टू। तो पी साइन थीटा डी थीटा, पी एंड ई आर कॉन्स्टेंट, डाइपोल का जो भी लेंथ है, जो भी वैल्यू है, वो इधर रखो, रोटेट करो, सेम रहने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी कांस्टेंट चीज़ ही है, यहाँ पे पूरा यूनिफॉर्म है, वो भी चेंज नहीं होगा, अंदर रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा बन जाएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट थीटा वन से लेके थीटा टू तक। एक बार अपर लिमिट बिठाएंगे, थीटा टू माइनस थीटा वन। तो जब इस पे अपर लिमिट बिठाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, p माइनस कॉस थीटा टू माइनस फॉर्मूला का माइनस माइनस कॉस थीटा वन। अब ये माइनस माइनस बन गया प्लस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, जहाँ पे ये होता है इनिशियल और ये होता है फाइनल। ठीक है, ये होता है इनिशियल, इसको बोलते हैं फाइनल। थीटा वन इज इनिशियल, थीटा टू इज फाइनल। वर्क डन इज स्टोर्ड इन द डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो डाइपोल में जो भी तुम काम करोगे, इसको रोटेट करने में जो भी काम करना पड़ रहा है, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये जो वर्क डन हमने किया था ना डाइपोल को रोटेट करने में, इधर से इधर रोटेट करने में, ये जो वर्क डन हमने किया था, यही वर्क डन डाइपोल के अंदर स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो 10 पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और वर्क डन का फॉर्मूला होगा सेम, पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। अब लेट अस अज्यूम कि डाइपोल इनिशियली ओरिएंटेड है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इनिशियली हमने डाइपोल को मान लिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इनिशियली डाइपोल कैसे रखा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री रखोगे तो इनिशियल थीटा वन कितना हो जाएगा, 90। और उसके बाद हमने रोटेट किया है इसको थीटा, यानी बाद में उसको रोटेट करके थीटा तक लेके आए, तो उस पर वैल्यू डाल दो, थीटा वन की जगह 90, इसमें थीटा। तो फाइनल आंसर आएगा u इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा। यानी अल्टीमेटली वी हैव पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, पोटेंशियल एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो ये वैल्यू, कुछ चीज़ें याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चलते हैं हम लोग। क्यों? बिकॉज याद करके देखो, तुम्हारा टास्क क्या था, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को खींच के एक पॉइंट तक लेके आना। बट अगर वो चार्ज इन्फिनिटी में ही रह जाए, तो फिर तुमने वर्क डन कितना किया है, जीरो, तभी तो चार्ज मूव ही नहीं हुआ है। तुम्हें टास्क दिया गया था चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने का, बट चार्ज वहीं पे रह गया, तो वर्क डन कितना हुआ, जीरो। जीरो वर्क डन यानी जीरो पोटेंशियल एनर्जी।
और एट थीटा इक्वल टू जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। अगर हम यहाँ पे थीटा जीरो डालेंगे तो कॉस जीरो 1 होता है, 1 यानी पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी मिनिमम वैल्यू होता है पोटेंशियल एनर्जी का, बिकॉज वो नेगेटिव है। और मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 180 होगा। थीटा 180 डालेंगे तो क्या होगा? थीटा 180 डालोगे तो ये बन जाएगा -1, और माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, तो P इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है P एंड मिनिमम वैल्यू है -P। पर सर हमने तो ज़ीरो लेते थे हम लोग पहले, कि मिनिमम तो हम ज़ीरो को मानेंगे। ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं करता। तो पोटेंशियल एनर्जी में -5 डायरेक्शन मीन नहीं कर रहा है, -5 वैल्यू मीन कर रहा है, और -5 जीरो से छोटा होता है। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी पे -P को हमने मिनिमम लिया है, बिकॉज वो स्केलर क्वांटिटी है। उसके लिए माइनस का मतलब ये नहीं होता कि -5 यानी उल्टा डायरेक्शन और +5 यानी राइट हैंड साइड और -5 यानी लेफ्ट हैंड साइड। वो मीन नहीं करता पोटेंशियल एनर्जी में, माइनस का वो मीनिंग नहीं है। इसीलिए पोटेंशियल मिनिमम होता है -P पे, जो होता है थीटा इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बट नेट फोर्स इज नॉन जीरो इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, अगर डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, यानी इक्वल इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो नेट फोर्स ज़ीरो होता है, बिकॉज ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को कैंसिल कर देता है और बस रोटेशन होता है। बट अगर ये फील्ड्स इक्वल ना हो, ऐसे हो, तब जो ये डाइपोल होगा उस पे ये वाला फोर्स और ये नीचे वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए लाइन्स आर क्लोज टू ईच अदर। क्योंकि लाइन्स आर क्लोज टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर यानी फोर्स इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर। तो अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो ये वाला इसको कैंसिल नहीं कर सकता। तो इसीलिए नेट फोर्स विल बी देयर इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डाइपोल रोटेट भी करेगा और मूव भी करेगा, यहाँ पे सिर्फ रोटेशन होगा। आगे है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो हमने दो चार्ज लिया है Q1 Q2, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। तो हमने सबसे पहले Q1 को, अभी मान लो कि सिचुएशन कुछ ऐसा है कि देयर इज़ नो चार्जेस, तो सबसे पहले Q1 को लेके आएंगे विदाउट ऑपोजिशन। तो Q1 को लाते वक्त हमें कोई ऑपोजिशन फेस नहीं हुआ, बिकॉज कोई था ही नहीं वहाँ पे। अब जब Q2 को लेके आएंगे तो अपोज करेगा, कौन करेगा? Q1, बिकॉज Q1 एंड Q2 आर सेम चार्जेस, दोनों पॉजिटिव है। तो अब जब Q2 को लेके आएंगे तो Q1 अपोज करेगा। तो इसका पोजीशन है R1, इसका पोजीशन है R2। अगर ये R1 है, ये R2 है, तो एक वेक्टर बनाते हैं यहाँ पे। इसने इसको अपोज किया है ना, तो हमने यहाँ से यहाँ डायरेक्शन ले लिया। अब ध्यान से देखो, मैं अगर यहाँ से शुरू किया तो मुझे यहाँ से ऐसे चल के फिर ऐसे जाके मैं यहाँ पे पहुँचूंगा, और ये वाला पाथ भी मुझे सेम लोकेशन पे लेके जा रहा है इन अ शॉर्टर टाइम। यहाँ से घूम के मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं सेम जगह पे जा रहा हूँ, यानी दिस इज़ माई रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज़ माई रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर R2 तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर है और इसको अगर हम x वेक्टर मान ले, तो मैं कह सकता हूँ R1 वेक्टर प्लस x वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर। रिजल्टेंट क्या होता है? तुम्हें सेम डिस्टेंस पे लेके जाएगा, सेम पॉइंट्स पे लेके जाएगा, बट इन ए शॉर्टर टाइम। तो तुम घूम के जहाँ जा रहे हो, यहीं से वहाँ सेम जगह जा रहे हो, तो R2 इज़ योर रिजल्टेंट। तो R1 प्लस एक्स वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर। तो x वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो हमें x वेक्टर का वैल्यू मिल गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, वर्क डन निकालना है बिटवीन Q1 एंड Q2। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल किसका? सोर्स का। सोर्स कौन है? Q1, तो 1/4 Q1, और तुम्हारे और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस क्या है? AB। ऑब्जर्व किसके लिए कर रहे हो? Q2 के लिए ना, तो तुम्हारे और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस कितना है? AB। तो बाई AB इंटू ऑब्जर्विंग चार्ज Q2, ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। पोटेंशियल इंटू ऑब्जर्विंग चार्ज, तो ऑब्जर्विंग चार्ज, ये आ गया मेन फॉर्मूला। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस AB। AB इज नथिंग बट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, तो इसमें मॉड लगा दो। मॉड लगाने से क्या होगा
कि अगर हम R2 माइनस R1 लेंगे तो भी आंसर करेक्ट आएगा, अगर हम R1 माइनस R2 लेंगे तो भी आंसर करेक्ट आएगा, बिकॉज मॉड है, प्लस माइनस का मैटर नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया R1 माइनस R2 का मॉड, तो वही ए बी का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, आ गया तुम्हारा वर्क डन का फॉर्मूला। ये आ गया जो भी वर्क डन का फॉर्मूला होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस यानी R1 R2, R1 माइनस R2 को हमने R12 नाम दिया है एक छोटा सा, बस तुम R मान सकते हो, A मान सकते हो, B मान सकते हो, तुम पे है। पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला मिलेगा Q इंटू वी, जस्ट लाइक वर्क डन इक्वल्स टू Q इंटू वी, पोटेंशियल इक्वल्स टू Q इंटू वी। और अगर एक सिस्टम ऐसा हो और तुम्हें इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो पूरे सिस्टम का, तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, फिर पहले इन दोनों का निकालेंगे Q1 Q2 बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, प्लस फिर इन दोनों का निकालेंगे Q2 Q3 बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फिर इन दोनों का निकालेंगे Q1 Q3 बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और तीनों का एडिशन, दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। आगे करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, पहले केस में नहीं था, अब है। तो इस वाले सिचुएशन को ध्यान से देखो, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देते हैं, ये मान लो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब पहले मुझे Q1 को लेके आना है, जैसे ही मैं Q1 को लेके आऊँगा, ये रेड वाला फील्ड मुझे अपोज करेगा, बिकॉज वो नहीं चाहता Q1 इधर आए, फील्ड उल्टा जा रहा है, Q1 इज ए पॉजिटिव चार्ज। तो मैं जब Q1 को लेके आऊँगा तो आई हैव टू डू सम वर्क, तो Q1 को लेके आने वक्त आई हैव टू डू सम वर्क, तो ये आ गया मेरा Q1। बट इस बार मैं Q1 को लाते हुए वर्क किया। अब सवाल है कितना करेंगे। Q1 कहाँ पे है, Q1 है R1 डिस्टेंस पे। मान लो अभी इस पॉइंट पे Q1 का पोटेंशियल है V1, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, ऑब्जर्विंग चार्ज कौन है, किसको लेके आए थे, Q1 को, कितना पोटेंशियल है इस पॉइंट का, V1, तो वर्क डन इज Q1 इंटू V1, वर्क डन इज Q1 इंटू V1। ठीक है, तो वर्क डन हो गया Q1 इंटू V1। अब जाएंगे इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। अब Q1 हम ला चुके हैं, अब हमें Q2 को लेके आना है। अब जब Q2 को लाओगे, Q2 को ये रेड वाला फील्ड भी अपोज करेगा, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, और ये Q1 भी अपोज करेगा, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव। ये रेड फील्ड पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज रेड यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। तो जब हम Q2 को इधर लेके आ रहे हैं तो हम पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, तो इट विल रिपल। तो Q2 को रेड वाले फील्ड के अगेंस्ट भी काम करना होगा, और Q2 को Q1 के अगेंस्ट भी काम करना होगा। तो मान लो Q2 का पोजीशन है R2, तो रेड फील्ड के अगेंस्ट जब हम काम करेंगे तो Q2 को लेके आ रहे हैं, और मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2, तो वर्क कितना होगा सर, वर्क डन का फॉर्मूला था पोटेंशियल इनटू ऑब्जर्विंग चार्ज। तो हमने मूव किया कौन से चार्ज को, Q2 को, यहाँ का पोटेंशियल है V2, तो वर्क डन हो गया Q2 इंटू V2। अब निकालना है वर्क डन बिटवीन, ये Q1 ने भी तो अपोज किया था ना Q2 को, तब इन दोनों के बीच का निकालेंगे वर्क डन। इन दोनों के बीच का वर्क डन का फॉर्मूला होगा वर्क डन इक्वल्स टू Q1 बाई Q2 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस मान लो नाम है इसका R12, कुछ भी नाम ले सकते हो, तो इसको ले लेते हैं R12 है ये डिस्टेंस। तो ये वर्क डन आ गया Q1 Q2 1/4 एप्सिलॉन नॉट R12। तो नेट वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन होगा सारे वर्क डन का एडिशन, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, नेट वर्क डन होगा सारे वर्क डन का एडिशन। सो Q1 Q1 V1 प्लस Q2 V2, ये आएगा फाइनल आंसर। इसके बाद आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है कि cavity in a conductor remains shielded from outside electric influence, thus the field inside a cavity is always zero। याद रखना कि कोई भी अगर कैविटी है, यानी एक शेल है जिसके अंदर पूरा एम्प्टी स्पेस है, तो चार्जेस आर ऑलवेज ऑन द सरफेस,
इसीलिए हम कहते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, बिकॉज वो अंदर कोई भी फील्ड एंटर ही नहीं कर पाता, तो इट इज़ शील्डेड। तो आइडिया ये है कि अगर दो कंडक्टर ले लेंगे और दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे, तो तब तक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो। ध्यान रखना, बस पोटेंशियल ही सेम होगा, चार्जेस विल नॉट बी सेम, बिकॉज इस पे और इस पे चार्ज सेम रखने का जगह ही नहीं है। अगर इस पे हम 100 चार्जेस रख सकते हैं, इस छोटे से स्पेयर पे 100 जगह भी नहीं होगा। तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, बट उसके बाद चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दोनों में चार्ज सेम हो, बस इतना ही नेसेसरी है कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो। चैप्टर 1 में जब हमने यही चीज़ किया था ना, तब हमने माना था कि बोथ द कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल, यानी दोनों सेम साइज़ के हैं। जब दोनों सेम साइज़ के होते हैं, जब दो कंडक्टर सेम साइज़ के होते हैं, जब दो कंडक्टर सेम साइज के होते हैं तब दोनों में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर इसको 5 मिलेगा तो इसको भी 5 मिलेगा, बिकॉज कंडक्टर का साइज सेम है। बट अगर साइज डिफरेंट है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, नॉट द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस। ये आगे हम प्रूफ में भी देखेंगे। अगर एक बॉडी है जिसका पोटेंशियल है v और एक और छोटा बॉडी है जिसका पोटेंशियल है v डैश, और इसको इसके अंदर डाल दो तो उसका बॉडी का नेट पोटेंशियल होगा v प्लस वी डैश। ये छोटा सा ट्रिक है, याद रखना। आगे आता है कैपेसिटर या कंडेंसर। कैपेसिटर क्या चीज़ होता है? कैपेसिटर इज अ थिंग दैट स्टोर्स चार्जेस। ठीक है, कैपेसिटर एक चार्ज स्टोर करने का मशीन है। बट इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक ए बैटरी, बैटरी क्या करता है? केमिकल रिएक्शन से चार्ज स्टोर करता है। कैपेसिटर इंडक्शन यूज करता है। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है बाय इंडक्शन। ठीक है, तो इसका इंडक्शन यानी अगर एक प्लेट को पॉजिटिव करेंगे तो दूसरे प्लेट के नेगेटिव चार्जेस को वो अपने आप अपनी तरफ खींच लेगा। तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। तो कैपेसिटर इंडक्शन यूज करता है, जहाँ जबकि बैटरी यूज करता है केमिकल रिएक्शन टू स्टोर चार्जेस। तो यहाँ पे कुछ कंडक्टर के बिहेवियर्स हैं कि किसी भी कंडक्टर में जब देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमेशा जीरो होता है। तो किसी भी कंडक्टर में इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा जब जब बाहर देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर से फील्ड नहीं प्रेजेंट होना चाहिए कि यहाँ से फील्ड आ गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस कंडीशन इज नॉट वैलिड। बाहर से फील्ड आएगा तो अंदर फील्ड प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर बाहर फील्ड नहीं है तो अंदर फील्ड जीरो होगा। एट द सर्फेस ऑफ ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस इन स्टैटिक सिचुएशन। तो किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये क्यों होता है वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। When a conductor is charged, the acquired charge resides only on the surface of the conductor। तो किसी भी कंडक्टर में जिसके अंदर चार्जेस आर फ्री टू मूव, वहाँ पे चार्जेस आर ऑलवेज प्रेजेंट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इनसाइड देयर आर नो चार्जेस। कोई भी कंडक्टर लो, उसके अंदर चार्जेस छोड़ दो, चार्ज ऑटोमेटिकली सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगे, इनसाइड पे कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, इट शुड बी ए कंडक्टर जहाँ पे चार्जेस आर फ्री टू मूव। नॉन कंडक्टिंग होगा तो ये केस नहीं वैलिड होगा। The entire body of a conductor including its surface is at a constant potential। तो कंडक्टर के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होगा। ये तो अभी अभी हमने देखा था। और कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो बाई कॉसेस लो। नेक्स्ट देयर इज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इज ए मटेरियल जहाँ पे अगर जैसे ये मॉलिक्यूल मान लो H2CO2, H और H आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जितने इलेक्ट्रॉन खींच सकता है ये उतना ही खींच सकता है। तो ना ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है ना ये इसका, यानी यहाँ पे प्लस माइनस क्रिएट करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस तरह की चीज़ों को कहा जाता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक यानी समथिंग दैट हैज़ बोथ प्लस एंड माइनस चार्ज। ठीक है, जिसके पास प्लस माइनस दोनों हो उस चीज़ को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर का क्या होता है? जहाँ पे हम प्लस माइनस सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जैसे CO2, कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ना ऑक्सीजन कार्बन का खींच पा रहा है ना कार्बन ऑक्सीजन का खींच पा रहा है। तो ऐसे केसेस में प्लस माइनस सेपरेट करना मुश्किल है, तो इट इज़ कॉल्ड नॉन पोलर। पोलर कहाँ पे होता है? जहाँ पे प्लस माइनस सेपरेट कर सकते हैं, जैसे H और Cl। हाइड्रोजन Cl हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक।
उसके बाद आएगा पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो ये कैपेसिटर का हमने दो प्लेट ले लिया, ठीक है। कैपेसिटर की एक प्लेट में प्लस है तो दूसरे प्लेट में क्या अट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करके यहाँ पे ले रख देगा। प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ये वाला, इसका नाम दिया हमने ई नॉट। अब इसके बीच में हमने बिठा दिया एक डाइलेक्ट्रिक, इसके बीच में हम बिठाएंगे एक डाई इलेक्ट्रिक, यानी जिस पे हम प्लस माइनस सेपरेट कर सकते हैं, जिस पे हम प्लस माइनस सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ देखने में ऐसा होगा। अब ये प्लस सारे माइनस को खींच के रखेगा और ये माइनस सारे प्लस को खींच के रखेगा। तो अब हमने कर दिया कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस। अब हुआ ये, एक तो चीज़ पहले समझ लो कि पहले यहाँ पे कितने चार्जेस स्टोर थे विदाउट डाइलेक्ट्रिक, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 14 चार्जेस। अब जब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो बाहर तो 14 चार्जेस पहले से ही हैं, अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 चार्जेस ऐड हो गए। यानी उसी साइज पे, उसी स्ट्रक्चर के साइज पे डाइलेक्ट्रिक डाल के तुमने स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दिया है। कैपेसिटर अभी भी उसी साइज का है बट तुम्हारा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये गया पहला पार्ट। सेकंड, इसमें हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर के प्लेट ने क्रिएट किया था प्लस से माइनस की तरफ, इसका वैल्यू हमने लिया है ई नॉट। तो यहाँ पे भी वो रहेगा ई नॉट यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका प्लस यहाँ पे है माइनस यहाँ पे है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, इसका नाम हमने दिया ई पी। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर तुम देख सकते हो रेड इधर जा रहा है ग्रीन इधर जा रहा है, तो ये एक दूसरे को काट देंगे, काटने के बाद हमें मिलेगा ई नेट। ई नेट होगा रेड माइनस ग्रीन, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन उल्टा है तो माइनस होगा ही, ई नॉट माइनस ई पी। और ई नॉट क्यों बड़ा होगा, बिकॉज प्लेट ने ई नॉट क्रिएट किया है, तो जो क्रिएट करता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो प्लेट के वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। ये जो प्लस और यहाँ पे माइनस आया है, दिस माइनस इज ड्यू टू द प्लेट। प्लेट नहीं होता तो ये माइनस नहीं आता। तो क्रिएट किसने किया है, प्लेट ने। ये जो प्लेट हमने यहाँ पे लिया था तो प्लेट ने क्रिएट किया है, तो प्लेट इज़ मोर पावरफुल, इसलिए उसको रेड वाला बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा कंपेयर टू डाइलेक्ट्रिक। तो ई नॉट से ई पी माइनस करेंगे बिकॉज प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। उसके बाद डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है रेशियो, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लेट का और ये नेट जो भी बचेगा कैंसिल होने के बाद, ये रेड और ग्रीन कैंसिल होने के बाद जो भी बचेगा। उसके बाद है पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी होता है, समझ लो पोलराइजेशन डेंसिटी इज नथिंग बट चार्ज बाय एरिया, ठीक है। सिंपल है, पोलराइजेशन डेंसिटी इज चार्ज बाय एरिया। इसका एक और जो बेसिक डेफिनेशन है वो है चार्ज बाय एरिया। तो इसका देखो डेफिनेशन क्या कहता है, इट इज़ द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम पहले डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इज चार्ज into distance between the charges. Dipole moment is charge into distance between the charges divided by volume. तो अब ये एक मेरा प्लेट था, ये एक मेरा प्लेट था, इस पे था प्लस चार्ज, इस पे था माइनस चार्ज, दोनों चार प्लेट के बीच में डिस्टेंस हमने ले लिया d। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो ये हो गया q इंटू डी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द प्लेट। वॉल्यूम ऑफ द प्लेट या फिर ये रीजन का वॉल्यूम, ये रीजन का वॉल्यूम हम यहाँ से समझ सकते हैं। ये रीजन कुछ इस तरह से दिखेगा, तो हमें इस बीच वाले रीजन का वॉल्यूम चाहिए। बीच वाले रीजन का वॉल्यूम, ये रेड वाले का लेंथ है डी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और इस ग्रीन प्लेट का एरिया है ए। ग्रीन प्लेट का एरिया है ए, तो वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस, ए इंटू डी, तो वो आएगा, आ गया नीचे। सो ये प्लेट्स हैं, ठीक है, ये जो प्लेट बनाया ना ये दो प्लेट्स हैं। तो वहाँ से आगे पोलराइजेशन डेंसिटी इक्वल टू चार्ज बाई एरिया, डी डी कैंसिल, चार्ज बाई एरिया। तो यहाँ पे देखो चार्ज बाय एरिया इक्वल्स टू सिग्मा, ये हमें पहले से ही पता है। चार्ज बाय एरिया इज नथिंग बट सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगेन इस चीज़ का दूसरा मतलब पी भी होता है, अभी अभी हमने देखा चार्ज बाय एरिया इज नथिंग बट पोलराइजेशन डेंसिटी, तो हम पी को भी सिग्मा पी कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू व्हाट, अभी अभी तो आज ही तो मिला है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला ही था। तो नेट सिग्मा कितना होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, यानी प्लेट से डाइलेक्ट्रिक का माइनस करेंगे। क्यों प्लेट से डाइलेक्ट्रिक का माइनस करेंगे, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक का उल्टा होता है। देखो प्लेट का ये लाल वाला, डाइलेक्ट्रिक का ग्रीन वाला एक दूसरे का उल्टा होता है, तो माइनस करेंगे। तो प्लेट से डाइलेक्ट्रिक का माइनस करेंगे तो ये हो गया प्लेट का, ये हो गया रेड वाला हो गया प्लेट का, और ये ग्रीन वाला हो गया डाइलेक्ट्रिक का। एक से एक को माइनस करेंगे, बचेगा सिग्मा। ठीक है, बचेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, बस एलसीएम का सेपरेट कर लिया। अब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको लिखेंगे ई नॉट। सिग्मा किसका था, प्लेट का, तो प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई नॉट माइनस सिग्मा पी को हम पी कह सकते हैं, तो पी बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक और फॉर्मूला है और कुछ नहीं। और ये ई कौन है, ये ई नेट है, दिस इज ई नेट। ई नेट क्या था, ई नेट था रेड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ग्रीन इलेक्ट्रिक फील्ड, रेड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ग्रीन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला रेड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ग्रीन इलेक्ट्रिक फील्ड, और रेड वाज स्ट्रॉन्गर। इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। समझ लो कैपेसिटेंस होता क्या है। कैपेसिटेंस इज बेसिकली चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, कौन कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो वहाँ से हमें मिल गया इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q इक्वल्स टू CV, यानी जिसका पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, वो उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ से आता है कि अगर एक बैटरी है 1.5 वोल्ट का, वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा, कि एक बैटरी है जो 9 वोल्ट का है वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा, 9 वोल्ट वाला। तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है वो चार्ज भी ज़्यादा स्टोर करेगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं C, यानी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी, कितना चीज़ तुम स्टोर कर सकते हो। जैसे तुम्हारे घर में अगर दो स्टोरी, अगर एक बड़ा सा रूम है तुम्हारे पास और उस रूम में 10 लोग रह सकते हो, तो उस रूम का कैपेसिटी है 10। ये ज़रूरी नहीं कि उस रूम में 10 लोग हो, बट उस रूम का कैपेसिटी है 10। तो रूम का कैपेसिटी हो गया C, कि उस रूम में कितने लोग रह सकते हैं 10, बट उस रूम में है कितने, मान लो 5 लोग हैं, तो वो 5 हो गया चार्ज। तो कैपेसिटी टू स्टोर ए चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो अगर 10 चार्ज रखने का जगह है तुम्हारे पास तो तुम्हारा कैपेसिटी हो गया 10, बट 10 नहीं भी हो सकता, रखने का जगह है थोड़ी 10 होना चाहिए, तुम्हारे पास 4 है वो भी चलेगा, बट कैपेसिटेंस स्टिल 10 ही रहेगा। वो बस कैपेसिटी डिनोट करता है कि कितना जगह है तुम्हारे पास। तो अगर Q इक्वल टू CV में हमें किसी एक चीज़ को भी कांस्टेंट रखना है तो अदर दो चीज़ों को चेंज करना ही होगा। ठीक है, तो Q को कांस्टेंट रखने के लिए बाकी दोनों बदलते हैं, C को कांस्टेंट रखने के लिए बाकी दोनों को चेंज करना होता है। तो याद रखना इस तरह के रिलेशन में एक चीज़ को कांस्टेंट रखने के लिए बाकी दोनों चीज़ को वेरिएबल होना होगा। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी का काम होता है हमेशा पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना, और डिसकनेक्टेड बैटरी चार्ज को कांस्टेंट रखता है। याद रखना ये यूनिट कैपेसिटेंस का होता है फेराड, फेराड इक्वल्स टू 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे, प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये प्लेट 1 ये प्लेट 2, पहले प्लेट में चार्ज प्लस Q, सेकंड में माइनस Q, दोनों प्लेट का एरिया A, प्लेट के बीच में डिस्टेंस D। हमें ये फॉर्मूला पहले से ही पता है, E इक्वल्स टू dV/dr, ये लिखना नहीं है बट पता है हमें। मान लो इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है V, पोटेंशियल का डिफरेंस है V, यानी V यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है, dV की तरह। दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस है D, ये यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, dr की तरह, प्लेट दो सरफेसेस के बीच के डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू V/d, यहाँ से हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू ED। अब मान लेते हैं कि इस प्लेट का पोटेंशियल सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा प्लेट के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें मिल गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बस वैल्यू बिठा देंगे, ई का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो V इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D। अब पहले से ही पता है सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाई एरिया, तो ये यहाँ पे डाल दो सिग्मा की जगह चार्ज बाई एरिया, तो हमें मिल गया V। अब पहले से एक और फॉर्मूला हमें पता है, C इक्वल्स टू Q बाई V, यानी जो Q इक्वल टू CV था, तो C इक्वल्स टू Q बाई V, तो हम V की जगह V का वैल्यू डाल देंगे, Q तो Q रहेगा, V की जगह V का वैल्यू, Q Q कैंसिल, तो ये आ गया कैपेसिटेंस। यानी कैपेसिटेंस एरिया के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी छोटा प्लेट लेंगे तो स्टोरेज कैपेसिटी कम हो गया, बड़ा प्लेट लेंगे तो स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। जितना बड़ा प्लेट उतना ज़्यादा चार्जेस स्टोर कर सकते हैं, तो कैपेसिटी के साथ एरिया डायरेक्टली रिलेटेड है।
और अगर दो प्लेट को एक दूसरे से दूर लेके जाएंगे, यानी डिस्टेंस बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा, ये प्लस को इस माइनस को रोक के रखने का कैपेसिटी कम हो जाएगा, बिकॉज एट्रैक्शन फोर्स कम होगा। इसीलिए डिस्टेंस जितना बढ़ाते रहोगे, एट्रैक्शन कैपेसिटी कम होगा और कैपेसिटेंस तुम्हारा कम हो जाएगा, बिकॉज तुम रोक के नहीं रख सकते ना चार्जेस। कैपेसिटेंस क्या करता था, इस प्लस चार्ज इस माइनस को रोक के रखता था। जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, ये रोक के रखने का कैपेसिटी तुम्हारा कम होता रहेगा। इसलिए सी एंड डी आर इनवर्स रिलेटेड। डिस्टेंस जितना कम करोगे, उतना इजीली चार्ज को पकड़ के रख सकते हो, तो उतना ज़्यादा चार्जेस पकड़ के रख पाओगे। तो कैपेसिटी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो अब कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक का स्लैब आ चुका है, ठीक है। तो इस इनसाइड द कैपेसिटर जो गैप है, उसमें अभी डाइलेक्ट्रिक का एक स्लैब भी है। तो अब इस डायग्राम को हम थोड़ा सिंप्लीफाई। अच्छा, अब ये जो पहले बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हमें पता था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बट क्योंकि अब बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक आ चुका है, तो ये बन जाएगा सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिग्मा को लिख सकते हैं हम क्यू बाई ई। अब ये तो हमें पहले से ही पता है, पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये डी, और दोनों प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो वी इक्वल्स टू ई इंटू डी, ये ई इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर। अब सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। वी ई के जगह ई का वैल्यू और डी, ये आ गया ये वाला इक्वेशन। और उसके बाद सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी, वी के जगह वी का वैल्यू, ये बन गया इक्वेशन। तो ये कब यूज़ होगा, ये फॉर्मूला तब का है जब प्लेट बिटवीन द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के प्लेट के बीच में ये पूरा स्लैब डाइलेक्ट्रिक का है। ये पूरा काला स्लैब डाइलेक्ट्रिक का ही है। ओके, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेशियो होता है कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक बाय कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, सी बाय सी नॉट। अब कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। पार्शियली फिल्ड यानी पूरा, जो यहाँ पे था ना, हमने पूरा स्पेस भर दिया था डाइलेक्ट्रिक से, या फिर यहाँ पे पूरा स्पेस भर दिया था डाइलेक्ट्रिक से। अब पूरा स्पेस नहीं भरेंगे हम, थोड़ा सा हिस्सा ही भरेंगे। तो ये देखो, कैपेसिटर के प्लेट बीच में बस इतना ही जगह डाइलेक्ट्रिक का है, बाकी इज़ नॉट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं जल्दी जल्दी। कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ गया, इसका नाम दिया हमने ई नॉट। डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा जाता है, अगर पहले याद है तो यहाँ पे प्लस होता था, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा जाएगा, फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो इसका नाम देते हैं हम लोग ईपी। तो ई नेट बनेगा अंदर, क्योंकि बाहर ईपी है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर दो फील्ड्स आ रहे हैं ना, रेड वाला इधर जा रहा है, ग्रीन इधर जा रहा है, तो इधर बनेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेट किस डायरेक्शन में होगा, रेड के डायरेक्शन, बिकॉज रेड इज मोर पावरफुल। बाहर वाला प्लेट ज़्यादा पावरफुल है, तो यहाँ बनेगा ई नेट। ई नेट को हम नोट्स में ई बोल रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ई। नोट्स में ई नेट को हम सिर्फ ई कह रहे हैं। अब प्रूफ देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला था V इक्वल्स टू ई इंटू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अब इस रीजन में, ये वाला रीजन, ये और ये वाला रीजन, इस रीजन में सिर्फ रेड काम कर रहे हैं, सिर्फ रेड काम कर रहे हैं। तो सिर्फ रेड का वैल्यू क्या है, ई नॉट। तो ई नॉट कितने रीजन में काम कर रहा है, डी से टी माइनस कर दो तो हमें ये दो रीजन मिल जाएगा। सो डी माइनस टी पे कौन काम कर रहा है, ई नॉट। और सिर्फ टी रीजन यानी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक कौन काम कर रहा है, ई नेट। बिकॉज ये तो कैलकुलेट करके ही हमने ई नेट निकाला था। तो सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के अंदर कौन काम कर रहा है, ई नेट या फिर ई। तो ई कितने रीजन में काम कर रहा है, टी रीजन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो ई इंटू टी प्लस ई नॉट इंटू कितने डिस्टेंस पे काम कर रहा है, डी माइनस टी। एक और फॉर्मूला हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई ई नेट इक्वल्स टू के। ठीक है, यहाँ पे ई का मतलब ई नेट है, याद रखना। ई बाई ई नेट इक्वल्स टू के, यहाँ से हम लिख सकते हैं ई नेट इक्वल्स टू ई नॉट बाई के, या फिर ई इक्वल्स टू ई नॉट बाई के। अब हमें दो वैल्यूज मिल चुके हैं। अब ये ई हम यहाँ पे डाल सकते हैं इस ई की जगह। तो डालोगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ से ई नॉट कॉमन ले लिया तो इक्वेशन कुछ ऐसे बन गया। अब ई नॉट इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पहले से कहते आ रहे हैं ना हम लोग कि ये जो रेड वाला, ये जो प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है between the plates of a capacitor, that is nothing but sigma by epsilon naught। हमने बोल दिया sigma by epsilon naught, sigma equals to q by a। अब ये हमें मिल गया ई नॉट का वैल्यू। ये ई नॉट का वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल दोगे तो बन जाएगा v इक्वल्स टू दिस बाई दिस। अब कैपेसिटेंस होता है c इक्वल्स टू q बाई v,
यानी Q बाई V के जगह ये पूरा V का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, पूरा V का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, Q Q कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा मेरे पास सिर्फ इतना। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस जब प्लेट्स के बीच में कुछ हिस्सा डाइलेक्ट्रिक से कवर्ड हो। स्पेरिकल कैपेसिटर, अगर किसी कैपेसिटर को हम स्पेयर फॉर्म में बनाएं, एक प्लेट प्लस एक प्लेट माइनस, तो इस तरह के कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहाँ पे आर होगा रेडियस ऑफ द कैपेसिटर। इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक इनटू द कैपेसिटर, अगर किसी कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक तुम बाहर से डाल दो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, उसका पोटेंशियल कम हो जाता है और उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो ये तो स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि डाइलेक्ट्रिक डालने से यू कैन स्टोर मोर चार्जेस, तो तुम्हारा कैपेसिटी बढ़ता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों घट जाता है। और फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट जान के रख सकते हो। अब आते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स का कैसे कैसे कम्बिनेशन कर सकते हैं या फिर डाइलेक्ट्रिक का कम्बिनेशन। तो ये रहा पैरेलल कहा जाता है। तो दोनों कम्बिनेशन को ना ध्यान से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये ऐसे दिखेंगे, कैपेसिटर का एक प्लेट दूसरा प्लेट, कैपेसिटर का एक प्लेट दूसरा प्लेट। अगर डाइलेक्ट्रिक ऐसे रखा हो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, उसके बाद दूसरा डाइलेक्ट्रिक एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये पहले वाला कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज, जहाँ एक के बाद एक रखा है, और जहाँ एक के ऊपर एक रखा है उसे कहा जाता है पैरेलल। तो ये पैरेलल वाला है, ये सीरीज वाला है। फॉर्मूला सिंपल है, सीरीज के लिए हम यूज़ करेंगे 1/k1 प्लस 1/k2। सीरीज के लिए हम यूज़ करेंगे 1/k1 प्लस 1/k2, वहाँ से ये वाला आता है। और पैरेलल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे k1 प्लस k2, वहाँ से ये वाला आता है। कैपेसिटर में पैरेलल के लिए सीधा एडिशन हो जाता है और सीरीज के लिए 1 बाई फॉर्म में एडिशन होता है। तो उतना ही है। तो कैपेसिटर 1/k नेट, 1/k नेट equals to k1/k1 plus 1/k2 in case of series, और k net equals to k1 plus k2 in case of parallel। ये हो गया डायलैक्ट्रिक कॉम्बिनेशंस। फिर आएगा कैपेसिटर्स इन सीरीज। अगर हम सीरीज में कैपेसिटर्स लगा दें इस तरह से, तीन कैपेसिटर हैं C1 C2 C3 सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल होगा V1, इसका V2, इसका V3। अब सीरीज में तीनों में से करंट सेम जाएगा, अगर करंट सेम जाएगा तो तीनों में चार्ज भी सेम ही होगा। तो देखो इसमें भी जो चार्ज है इसमें भी वही चार्ज है, इसमें भी वही चार्ज है, तो तीनों में चार्ज सेम होगा। क्योंकि ये तीनों पोटेंशियल V1 V2 V3 V से ही क्रिएट हुआ है, यानी बैटरी से ही क्रिएट हुआ है। जो भी बैटरी लगाए थे तुम उस बैटरी से ही क्रिएट हुआ है, तो हम कह सकते हैं V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V और C का हमें पहले से रिलेशन पता है कि V1 को क्या लिख सकते हैं Q/C1, V2 को Q/C2, Q/C3, तो सारे वैल्यूज बिठा दो, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, Q कॉमन आ गया ये। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले लिया, यानी इस सर्किट को ऐसे ना लेके हम ऐसा ले रहे हैं कि सर्किट में तीन कैपेसिटर नहीं है, एक ही है, बैटरी वही पहला वाला बैटरी है और चार्ज पहले जो जा रहा था वही जा रहा है। तो अभी कैपेसिटेंस को हम कहेंगे C। तो इस वाले केस में हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू Q/C। अब ये भी सेम है, बैटरी तो दोनों केस में सेम था, तो Q/C इक्वल टू दिस, Q Q कैंसिल, ये आ गया फॉर्मूला। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर्स इन सीरीज। ये बेसिकली इक्विवेलेंट है, तीन ना लेके हम एक ही कैपेसिटर ले रहे हैं। उसके बाद आता है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। यहाँ पे तीन कैपेसिटर है, 1 2 3। क्योंकि पैरेलल में करंट अलग अलग डिवाइड होता है तो तीनों में अलग अलग करंट जाएगा, तो एक में हमने Q1 ले लिया, एक में Q2, एक में Q3। याद रखना करंट हमें इस कैपेसिटर के केस में करंट से रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें चार्ज का रिलेशन है, और करंट एंड चार्ज आर डायरेक्टली रिलेटेड, इसलिए हम करंट की जगह चार्ज भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिकॉज कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, करंट से कैपेसिटर का कोई लेना देना नहीं है। तो क्योंकि करंट अलग अलग जा रहा है तो चार्ज भी अलग अलग ही होगा, तो Q1 Q2 Q3। क्योंकि तीनों कैपेसिटर्स अनइंटरप्टेडली बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो तीनों में पोटेंशियल सेम होगा, तो इसमें भी V, इसमें भी V, इसमें भी V। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी टोटल Q यहाँ पे आ रहा था वही Q तीन टुकड़ा में डिवाइड हुआ है, वही Q यहाँ जाके Q1 Q2 Q3 में डिवाइड हुआ है। तो आई कैन राइट Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 को लिख सकते हैं C1 V1, Q2 को C2 V2, Q3 को C3 V3।
V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसका इक्विवेलेंट ले लेते हैं। इक्विवेलेंट यानी 3 हटा के 1 लगाएंगे, तो 3 कैपेसिटर हटा के हमने 1 कैपेसिटर लगा दिया। बैटरी वही V वोल्टेज, करंट वही Q, और कैपेसिटर हमने ले लिया C। तो हमें एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पता है Q इक्वल्स टू C/V। C यहाँ पे इक्विवेलेंट है, यानी 3 हटा के 1 लगाया, ऐसा कि सर्किट को कुछ चेंज ही ना फील हो। तो Q इक्वल्स टू CV, तो CV Q की जगह डाल दो, यहाँ से V कैंसिल, ये बच गया। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर से फॉर्मूला चाहिए, Q इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर। हाफ Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये कहाँ से आया, ये Q इक्वल टू CV को यहाँ पे डाल दिया। Q स्क्वायर की जगह हम C स्क्वायर V स्क्वायर डाल रहे हैं, और कुछ नहीं, वहाँ से ये आ रहा है। सिमिलरली हम हाफ QV भी लिख सकते हैं। ये तीनों सेम ही चीज़ का फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम जो भी यूज़ होगा वो यूज़ करेंगे। इसका प्रूफ कोर्स में नहीं है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटर कोर्स में उतना है नहीं। बाकी कुछ चीज़ें याद रखना कि when two capacitors conductors are connected, charge flows always from higher potential to lower potential। ये हर हमेशा होता है। जैसे पानी हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो चार्ज भी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करते हैं। कॉमन पोटेंशियल, अगर दो कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर दोगे, दोनों डिफरेंट पोटेंशियल के होंगे, तो कॉमन पोटेंशियल यानी जब यहाँ से फ्लो होते होते जब पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, यानी इक्विलिब्रियम रीच होगा, तो उस पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, जहाँ पे C1 C2 होगा कैपेसिटेंस, V1 V2 होगा कैपेसिटर का इंडिविजुअल पोटेंशियल। तो दो कैपेसिटर ऐसे हैं, पोटेंशियल V1 इनका है V2, कैपेसिटेंस है C1 इसका है C2। जब आपस में दोनों को कनेक्ट करवा दिया तो इनका नेट पोटेंशियल बनेगा this। बस इसी के साथ चैप्टर खत्म है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, दिस इज द वन शॉट।